Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Last we discussed about the French Revolution, and today keep it continue. The struggle to survive, यानी जीने के लिए संघर्ष, जैसे कि कोविड-19। तो कोविड-19 में हम सभी क्या चाहते हैं कि हम जिए, बचे रहें, हमारे रोजगार बचे। तो एक लंबा संघर्ष हम सभी को करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक सिचुएशन फ्रांस की हम स्टडी करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 22 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789। जो फ्रांस की क्रांति थी 1715 में 23 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर कितनी हो जाती है 28। तो इट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। दिस लीड अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो बहुत सारी डिमांड जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस द डिमांड। जितनी डिमांड बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, जो ब्रेड है यानी रोटी है, पावा रोटी, उसकी कीमत अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ेगी तो कुछ लोग जो पैसे वाले होंगे वही क्या करेंगे, उन वस्तुओं का यूज़ कर पाएंगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप। बहुत ज़्यादा लोग किस में काम करते थे, वर्कशॉप में, कार्यशालाओं में। वो जो ओनर फिक्स देयर वेज, जहाँ पर उनकी जो वेजेस थी, मजदूरी थी, वो फिक्स थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस। मजदूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो वस्तुओं की कीमत थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इट मीन्स पहले के कंपैरिजन में अब कोई भी वस्तु खरीदने में उनको ज़्यादा पैसे देने होंगे तो वो अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते। तो एक ऐसा गैप स्टार्ट हो जाएगा जिसमें पुअर पुअर रह जाएंगे और अमीर अमीर बन जाएंगे। थिंग्स बिकेम वर्स। वस्तुएं प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो रहा था। व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जो सूखा है, अकाल पड़ जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो जाती है तो फसलें क्या हो जाती हैं, खराब। दिस लीड टू ए सब्सटेंस क्राइसिस। और इससे क्या हो जाती है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें जीविका यानी रोटी, कपड़ा और मकान की जो हम स्टडी करते हैं, खाद्य वस्तुओं की कमी, तो जीना दुर्लभ हो जाता है। समथिंग दैट occurred frequently इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिज। तो ऐसा होना स्वाभाविक था फ्रांस की प्राचीन राजतंत्र व्यवस्था जो थी उस दौरान। तो एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने थी ये। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनसेज इन एन एंड टू प्रिविलेज। जो मध्य वर्ग है उसके उभरने से जो विशेष अधिकार थे उनका अंत कैसे होने लगा। विशेष अधिकारों से मतलब है कि जो किंग्स थे वो कुछ विशेष पावर का यूज जो करते थे। इन द पास्ट peasants and worker had participated in revolts against increasing tax and food scarcity। जो वहाँ के किसान थे, मजदूर वर्ग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो वस्तुओं के रेट बढ़ रहे थे, खाद्य वस्तुओं की कमी हो रही थी और टैक्स बढ़ रहा था, तो इसके अगेंस्ट वो सभी एक क्रांति शुरू करते हैं। बट दे लैक्ड द मेन एंड programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social economic order। लेकिन उनमें कुछ चीज़ों की क्या थी, कमी थी। कोई प्रोग्राम जो है लॉन्च करने से पहले उसका पैमाना क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हम उसमें सामाजिक आर्थिक स्तर पर परिवर्तन करना चाहते हैं, इसकी कमी थी। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन थर्ड स्टेट who had become prosperous and had access to education and new ideas। लेकिन इसमें जो आए वो कौन थे, तीसरे वर्ग के लोग ज़्यादा थे, जो पढ़े लिखे थे, समृद्ध व्यक्ति थे और उनकी जो नई विचारधारा कि हम अपनी सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक ग्रुप बने जिसमें मध्य वर्ग विशेष भूमिका निभाता है, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen
सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड एंड ब्रोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो मध्य वर्ग के जो एजुकेटेड लॉयर्स टीचर्स व्यक्ति इसमें इंक्लूड होते हैं, व्यापारी वर्ग, तो वो जो वस्तुएं बनाते हैं जैसे ऊन है, सिल्क है, तो इनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट निर्यात कर देते हैं, या फिर अमीर वर्ग जो है उनको बेचते थे। तो इट मीन्स इनकम सोर्स बने। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो व्यापारी थे या फिर वस्तुओं को बनाने वाले। दी थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशन, तीसरे स्टेट में जो व्यवसायी वर्ग थे जैसे लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, टीचर्स, ये सभी आते हैं इसमें। ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्लेस्ड बाय बर्थ। तो इन सभी का क्या मानना था कि कोई भी जो विशेष अधिकार हैं वो किसी एक ग्रुप को नहीं दिए जाने चाहिए। रादर ए पर्सन सोशल पोजिशंस मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, योग्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर उसको छूट मिलनी चाहिए। दिस आइडिया इन यूजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, और इसी से क्या आएगा, समाज में समानता और कानून के सभी के लिए क्या होंगे, समान। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और अवसर की समानता सभी को मिलेगी। तो ऐसे में फिलोसफर थे जॉन लॉक एंड जीन जॉक रूसो। तो इन्होंने अपनी बुक राइट की और उनमें इसको अपने विचारों को दिया। हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लेक्स आउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो इस पुस्तक में जॉन लॉक ने बताया कि जो सिद्धांत हैं डिवाइन के और जो कुछ शासक हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। जो मोनार्की हैं, जो सारी पावर्स को अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसी इनकी विचारधारा थी। और रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on social context between people and their representative। रूसो क्या चाहते थे, किस प्रकार की सरकार बने जिसमें लोग और उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो उनकी पुस्तक का नेम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर्स। मोंटेस्क्यू ने भी अपनी पुस्तक में जो शक्तियाँ थी राजा की उसको डिवाइड करने की बात कही, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो एट प्रेजेंट हम भी फॉलो करते हैं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनाइज डिक्लेयर्ड देयर डिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि जो अमेरिका की 13 उपनिवेश थे जब वो आज़ाद हो जाते हैं तो यूएसए भी क्या फॉलो करता है, इसी पावर्स को यूज करता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो अमेरिका अपना संविधान राइट करता है उसमें व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको दी जाती है। तो ये बात जो पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस के थे उनकी भी समझ में आ जाती है। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर, जो इन दार्शनिकों की विचारधारा थी, वो डिस्कस्ड इंटेंसली गर्म जोश से इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। सैलून्स मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी हेयर स्टाइल करवाने के लिए जाते हैं। कॉफ़ी हाउसेज जहाँ पर संडे या किसी भी दिन जाकर हम क्या करते हैं, एंजॉय करने के लिए। सेपरेट अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार की विचारधारा पूरे फ्रांस में फैलने लग जाती है, या बुक के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और इससे उनको भी फ़ायदा हुआ, जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाते थे, लिख मतलब इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, उनको मतलब बताया जाता था ऊंची आवाज़ में। जब भी कोई न्यूज़ पढ़ता था तो ऊंची आवाज़ में, ताकि दूसरे व्यक्ति उसको सुन सके। न्यू लॉज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्स टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम प्लीज। लेकिन जो वहाँ के कौन थे, नए शासक लुई 16, जो योजना बनाते हैं कि जो नए टैक्स हैं वो जनता पर लगाए जाने चाहिए, तो जनता क्या हो जाती है, इस सिस्टम के, इस विशेष अधिकारों के अगेंस्ट
हो जाती है, क्योंकि इसमें जो टैक्स इंक्रीज है वो किसको पे करने होते हैं, जनता को ही, तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट हो जाती है। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति वो कैसे होती है, लुई 16 ने जो है टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, जो कि वहाँ की जनता नहीं चाहती थी। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस, आप ये भी सोचोगे कि वो ऐसा क्यों करने जा रहे थे। इन फ्रेंच ऑफ ओल्ड रिजमी द मोनार्की, कि जो उनका प्राचीन राजतंत्र था वो मोनार्की था, तानाशाह राजतंत्र जिसको कहा जाता है, डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन, किसी भी मतलब जो सरकार थे, शासक होता था, उसको टैक्स अपने अकॉर्डिंग अकेले ही इंक्रीज करने की आज़ादी नहीं थी। रादर ही हैज टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल, इसके लिए क्या बुलाएगा वो, स्टेट जर्नल की एक सभा, विच वुड पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, जो कि नए जो टैक्स होंगे उनका जो प्रपोजल है उसको पेश किया जाएगा। द स्टेट जर्नल वॉज ए पोलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट सेंट दे रिप्रेजेंटेटिव, जो स्टेट जर्नल है ये असेंबली है जिसमें राजनीतिक असेंबली है इनकी, जिसमें 3 जो स्टेट थे तीनों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और जो मोनार्की है शासक, निरंकुश शासक, वो अकेले इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ, लास्ट में उसी की बात, कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ हिज बॉडी, जब उनकी मीटिंग बुलाता है तो लास्ट में मतलब उनके डिस्कस करने के बाद वो बात मानी जाती है। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1614 में, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वहाँ पर ये मीटिंग होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।